हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस साल का AEW का डबल और नथिंग पेपर हो चुका है खत्म, जो कि AEW के रेसलमेनिया लेवल का पेपर था। और गाइज हमें डबल और नथिंग पेपर के अंदर फुल कैपेसिटी में तो क्राउड देखने को मिला ही है, पर इसके साथ ही हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर के अंदर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिली है, जिस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज AEW के डबल और नथिंग 2021 पेपर के अंदर क्या क्या हुआ, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं AEW के डबल और नथिंग 2021 पेपर का रिव्यू। तो गाइज हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर के बाइन शो के अंदर यानी कि कहो प्री शो के अंदर NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सेरेना डेप और रिहो के बीच में एक मैच देखने को मिला था। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच AEW के डबल और नथिंग पेपर के बाइन शो के अंदर होने के बावजूद भी ये मैच AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच रहा। और हमें एक बहुत ही बढ़िया मैच के अंदर सरप्राइजिंगली NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप की हील साइड भी देखने को मिली है। और मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली इस मैच के अंदर सेरेना डेप हील टर्न हो चुकी है और एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कम्पिटिटिव मैच के अंदर हमें रिहो ये मैच जीतने के काफी करीब आती हुई दिखाई दी है। पर फाइनली इस मैच के आखिर में NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप ने रिहो के ऊपर अपना सबमिशन मुंह लगाया और यहाँ पर सेरेना डेप ये मैच सबमिशन के सहारे जीत चुके हैं और स्टिल है हमारी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेरेना डेप। और गाइस सच में ये मैच AEW के डबल और नथिंग पेपर के बाइन शो के हिसाब से काफी बढ़िया मैच था और आप ये पूरा का पूरा मैच AEW के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में भी देख सकते हैं। पर जहाँ तक बात है AEW के ऑफिशियल डबल और नथिंग पेपर की, तो गाइज हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर के मेन कार्ड के ऊपर सबसे पहला मैच देखने को मिला AEW के मेंस डिवीजन से एडम हैंगमैन पेज और ब्रायन केज के बीच में एक नॉर्मल 1-on-1 मैच। और ये मैच शुरू होते ही एडम हैंगमैन पेज ब्रायन केज के ऊपर अटैक करने के लिए गए, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए, लेकिन फाइनली ब्रायन केज ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया और ब्रायन केज शुरुआत से लेकर आखिर तक इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे और ब्रायन केज के अटैक के ऊपर हैंगमैन पेज बार बार किक आउट कर रहे थे। इसीलिए ब्रायन केज ने फ्रस्ट्रेट होकर एडम हैंगमैन पेज के ऊपर एक टॉप रोप F5 भी लगाया, लेकिन फिर भी एडम हैंगमैन पेज ने यहाँ पर किक आउट कर दिया, जिससे गुस्सा होकर ब्रायन पेज एडम हैंगमैन पेज के ऊपर उनका ही फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाने के लिए गए। पर एडम पेज ने इसको रिवर्स कर ब्रायन केज के ऊपर ही उनका फिनिशर F5 लगाया। पर तब हमें यहाँ पर ब्रायन केज की तरफ से किक आउट देखने को मिला और जब ब्रायन केज के काफी ज्यादा अटैक करने के बावजूद भी एडम हैंगमैन पेज किक आउट कर रहे थे, तब यहाँ पर रिकी स्टार्क्स और हुक आ गए और हुक ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट किया और तब तक रिकी स्टार्क्स ने ब्रायन केज के हाथ में FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप दे दी और वो चाहते थे कि ब्रायन केज FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप से एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करे, पर केज ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने FTW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिकी स्टार्क्स की तरफ फेंक दी और वो हुक को यहाँ से निकल जाने के लिए कहने के लिए गए। पर तब तक एडम पेज ने ब्रायन केज के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और यहाँ पर ब्रायन केज को पिन कर एडम पेज ये मैच जीत चुके हैं। और एडम पेज के विक्ट्री के ऊपर हमें एडम पेज के लिए क्राउड का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट देखने को मिला है और यहाँ पर इस मैच की शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरा का पूरा क्राउड एडम हैंगमैन पेज को सपोर्ट कर रहा था। पर हमें यह मैच खत्म होने के बाद हमें रिकी स्टार्क्स, ब्रायन केज और एडम हैंगमैन पेज के बीच में थोड़े फार कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए और ये मैच खत्म होने के बाद ब्रायन केज गुस्से में रिकी स्टार्क्स और हुक को रिंग के अंदर ही छोड़कर चले गए। पर इसके बाद हमें इस साल के डबल और नथिंग पेपर का पहला क्लासिक मैच देखने को मिला, जहां पर AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स अपनी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स चैलेंजर्स जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने ये मैच शुरू होने से पहले ही यंग बक्स के ऊपर अटैक कर दिया और यंग बक्स के ऊपर अटैक करते हुए जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन यंग बक्स को क्राउड के अंदर ले गए। जिसके बाद जब ये दोनों ही टैग टीम्स रिंग के पास पहुंची, तब यंग बक्स के पर्सनल असिस्टेंट ब्रैंडन कटलर यंग बक्स को देखने के लिए गए, पर जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन ने ब्रैंडन कटलर को रिंग के अंदर ले जाकर ब्रैंडन कटलर के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहीं पर यंग बक्स को इस मैच में अपना कमबैक करने का मौका मिला। जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और यहाँ पर इस मैच की शुरुआत में यंग बक्स इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, पर जब इस मैच में जॉन मॉक्सली को टैग मिला, तब इस मैच का पूरा मोमेंटम जॉन मॉक्सली की टीम के पास चला गया और तभी यहाँ पर जॉन मॉक्सली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कार्ल एंडरसन आ गए और कार्ल एंडरसन जॉन मॉक्सली को डिस्ट्रैक्ट कर ही रहे थे, तो तभी पीछे से डॉग गैलोज आ गए जो कि एडी किंगस्टन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन एडी किंगस्टन ने डॉग गैलोज के ऊपर ही अटैक कर दिया और यहाँ पर कार्ल एंडरसन को रोकने के लिए फ्रैंकी कजेरियन आ गए और फ्रैंकी ने कार्ल एंडरसन के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया, क्योंकि यंग बक्स की वजह से ही फ्रैंकी कजेरियन की टैग टीम SCU का ब्रेकअप हो चुका है। और जब जॉन मॉक्सली ये सब चीजें देख रहे थे, तब मैट जैक्सन ने पीछे से जॉन मॉक्सली की आंखों में स्प्रे टैन छिड़क दिया और उस स्प्रे टैन की बोतल से जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक करने के बाद यंग बक्स ने जॉन मॉक्सली के ऊपर रिंग के बाहर
चैंप के ऊपर एक पैराडाइम शिफ्ट लगाया, जिसके बाद जॉन मॉक्सली का यहाँ पर खून भी निकल रहा था और यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि जॉन मॉक्सली को पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ पर है। और इसी का फायदा उठाकर यंग बक्स ने इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट किया और एक टाइम के लिए शील्ड को मॉक कर यंग बक्स यहाँ पर जॉन मॉक्सली के ऊपर शील्ड का फिनिशर डबल पावर बम लगाने के लिए गए, पर मॉक्सली ने इसे काउंटर कर दिया और इसी का फायदा उठाकर जॉन मॉक्सली ने यंग बक्स के ऊपर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाया, पर किसी तरीके से मैट जैक्सन ने मैच बचाने के लिए कामयाब रहे। और इसके बाद जॉन मॉक्सली और एडी किंगस्टन के ऊपर डबल सुपर किक लगाने के बाद फाइनली जॉन मॉक्सली के ऊपर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर बार बार लगाने के बाद यंग बक्स ने जॉन मॉक्सली को पिन कर ये मैच जीत लिया है। और गाइज स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस द यंग बक्स। और गाइज सच में कहना पड़ेगा कि AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू का एक काफी बढ़िया मैच रहा है और मेरे हिसाब से तो ये मैच एक 5 स्टार क्लासिक मैच था। लेकिन इसके बाद हमें डबल और नथिंग पेपर-व्यू के ऊपर पॉल वाइट एके द बिग शो कमेंट्री ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के अंदर एक कसिनो बैटल रॉयल मैच होने वाला था। जो मैच क्या है ये अगर आपको नहीं पता तो गाइज मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि ये मैच AEW कंपनी का एक रॉयल रंबल मैच है, जहां पर रॉयल रंबल मैच की तरह 2 मिनट में एक सुपरस्टार नहीं बल्कि 3 मिनट में 5 सुपरस्टार एक बार रिंग के अंदर एंटर करते हैं और ऐसे ही 5-5 सुपरस्टार्स के 4 ग्रुप 3-3 मिनट के बाद इस मैच में एंटर करते हैं। और जो सुपरस्टार जोकर कार्ड सुपरस्टार होता है वो इस मैच में एकदम आखिर में सिर्फ अकेला ही एंटर करता है और वो सुपरस्टार कौन है ये अब तक AEW ने अनाउंस नहीं किया था। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज इस मैच के पहले डेक के 5 सुपरस्टार्स थे क्रिश्चियन केज, मैट सैडल, पावरहाउस हॉब्स, डस्टन रोड्स और मैक्स कैस्टर। और हम इस मैच के हर एलिमिनेशन के बारे में बात नहीं करने वाले, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो गाइज ये वीडियो काफी लंबा होने वाला है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बड़े बड़े पॉइंट्स की तो गाइज मैक्स कैस्टर ने इस मैच में पहला एलिमिनेशन किया जो कि थे मैट सैडल। पर इसके बाद हमें अगले डेक के अंदर मैट हार्डी, ईशा कैसडी, प्रेस्टन वास, निक कामोराटो और सुरपेंटिको आते हुए दिखाई दिए, जहां पर डार्क ऑर्डर के 10 यानी कि प्रेस्टन वास ने इस मैच में आने से पहले ही मैट हार्डी के ऊपर अटैक कर दिया। डॉक्टर लूथर अपने पार्टनर सुरपेंटिको को इस मैच के अंदर घसीटते हुए लेकर आए, पर इसके बाद हमें डस्टन रोड्स, निक कामोराटो और द डार्क ऑर्डर के 10 इन दोनों को ही एलिमिनेट करते हुए दिखाई दिए, जिसका गुस्सा निकालने के लिए निक कामोराटो ने इस मैच से एलिमिनेट होने के बाद डस्टन रोड्स के ऊपर उस बेल से अटैक किया जो बेल डस्टन रोड्स अपने एंट्रेंस के दौरान लाए थे। पर इसके बाद अगले डेक के अंदर थे वार्सिटी ब्लॉन्ड्स, कोल्ट कैबाना, एंथनी बोवेंस और पेंटा एल जेरोयम। पर इसके बाद हमें अगले डेक के अंदर जंगल बॉय, मार्क क्वीन, एरन सोलो, इविल उनो और ली जॉनसन आते हुए दिखाई दिए। पर इसके बाद हमें इस मैच के अंदर जोकर कार्ड के तौर पर लियो रश AEW कंपनी के अंदर अपना डेब्यू करते हुए दिखाई दिए। और अगर आपने WWE देखी है तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि लियो रश कौन है। पर इसके बाद हमें इस मैच के अंदर आखिर में प्राइवेट पार्टी मैट हार्डी, लियो रश, क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय देखने को मिले, जहां पर मैट हार्डी ने लियो रश को एलिमिनेट कर दिया और जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज ने मिलकर प्राइवेट पार्टी को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। लेकिन प्राइवेट पार्टी इस मैच से एलिमिनेट होने के बाद मैट हार्डी क्रिश्चियन केज के साथ मिलकर जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना चाहते थे, पर यहाँ पर क्रिश्चियन केज ने मैट हार्डी को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया, जिसके बाद जंगल बॉय और क्रिश्चियन केज ये दोनों इस मैच के आखिर में बचे हुए थे। जिसके बाद हमें क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय के बीच में काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन वाला मैच देखने को मिला है और सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में जंगल बॉय ने क्रिश्चियन केज को इस मैच से एलिमिनेट कर दिया। और गाइस जंगल बॉय बन चुके हैं AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर, जो कि बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट था। और गाइस मैंने कभी नहीं सोचा था कि जंगल बॉय ये मैच जीत सकते हैं, पर गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जंगल बॉय के ये मैच जीतने के ऊपर आपका क्या कहना है। और जाते जाते क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय को अप्रिशिएट किया, जिससे कि आपको पता चलेगा कि क्रिश्चियन केज हॉल ऑफ फेम वर्दी सुपरस्टार क्यों है। पर इसके बाद हमें डबल और नथिंग पेपर-व्यू के ऊपर AEW की तरफ से मेमोरियल डे के ट्रिब्यूट के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स के सभी सैनिकों को एक ट्रिब्यूट देखने को मिली। पर गाइस इसके बाद आगे डबल और नथिंग पेपर-व्यू के ऊपर एंथनी ओगोगो कोडी रोड्स को फेस कर रहे थे और यहाँ पर कोडी रोड्स का रिंग गियर तो काफी बढ़िया था। पर जहाँ तक बात है इस मैच की तो गाइस ये मैच शुरू होते ही एंथनी ओगोगो कोडी रोड्स के ऊपर उनके मिड सेक्शन के ऊपर अटैक करने के लिए गए, लेकिन कोडी ने किसी तरीके से ये चीजें रिवर्स कर ली, जिसके बाद हमें एंथनी ओगोगो और कोडी रोड्स के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है कि एंथनी कोडी के ऊपर उनके मिड सेक्शन में काफी जोरदार अटैक करना चाहते थे, पर दूसरी तरफ कोडी रोड्स एंथनी ओगोगो के रिब्स के ऊपर और उनके आंखों के ऊपर अटैक कर रहे थे। क्योंकि गाइस मैंने आपको AEW के डबल और नथिंग पेपर-व्यू के लास्ट मिनट अपडेट्स की वीडियो के अंदर बताया था कि प्रोबेबली एंथनी ओगोगो की रिब्स इंजर्ड है और वैसे भी एंथनी ओगोगो का विजन क्लियर नहीं है, इसलिए ही कोडी एंथनी के चेहरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके चलते एंथनी के सिर से खून भी निकल रहा था। लेकिन कहना पड़ेगा कि रेसलर ना होने के बावजूद जितना बढ़िया मैच बैड बनी ने रेसलमेनिया के अंदर दिया था उतना ही बढ़िया मैच यहाँ पर एंथनी ओगोगो ने दिया है। लेकिन फाइनली इस मैच के आखिर में कोडी रोड्स ने एंथनी ओगोगो के ऊपर एक इन्वर्टेड पाइल ड्राइवर लगाया और इसके बाद एंथनी ओगोगो को पिन कर कोडी रोड्स
से मैच जीत चुके हैं, जो मेरी प्रिडिक्शन गलत हो चुकी है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि प्रोबेबली एंथनी ओगोगो ये मैच जीत सकते हैं, पर कोडी रोड्स के मैच जीतने के बाद उन्हें भी क्राउड की तरफ से काफी बढ़िया सपोर्ट मिला है। पर इसके बाद हमें आगे डबल और नथिंग पेपर के ऊपर AEW के TNT चैंपियन मीरो अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर लांस आर्चर के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दिए। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच शुरू होने से पहले ही लांस आर्चर और मीरो ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, जिसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ और हमें इस मैच के अंदर ये दोनों ही जायंट्स एक दूसरे के ऊपर विशियसली अटैक करते हुए दिखाई दिए हैं। और एक टाइम के लिए लांस आर्चर ने मीरो को एक टेबल के थ्रू भी फेंक दिया। पर इसके बाद जब ये मैच रिंग के अंदर कंटिन्यू हुआ तो गाइज हमें इस मैच के अंदर बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला। और जब इस मैच के आखिर में मीरो अपने फिनिशर की तैयारी कर रहे थे, तभी यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट्स आ गए, जिनके हाथ में उनके सांप की बोरी थी और वो यहाँ पर अपना सांप लेकर आए थे। लेकिन इससे पहले कि जैक द स्नेक रॉबर्ट मीरो के ऊपर अपना सांप फेंक पाते, यहाँ पर मीरो ने जैक द स्नेक रॉबर्ट के ऊपर अटैक कर दिया और उनके हाथ से वो सांप लेकर मीरो ने वो बोरी एंट्रेंस रैंप की तरफ फेंक दी। जिसके बाद मीरो जैक द स्नेक रॉबर्ट के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर लांस आर्चर ने बीच में आकर मीरो के ऊपर एक काफी जोरदार चोकस्लैम लगाया। जिसके बाद इस मैच के अंदर हमें फिर एक बार बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला है। पर फाइनली इस मैच के आखिर में लांस आर्चर के ऊपर अपना फिनिशर गेम ओवर लगाकर मीरो ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है। और गाइज स्टिल है हमारे TNT चैंपियन मीरो। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ वैसे ही यहाँ पर मीरो को भी काफी बढ़िया सपोर्ट मिला। पर इसके बाद हमें आगे डबल और नथिंग पेपर के ऊपर हिकारू शिडा अपनी AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर डॉक्टर ब्रिट बेकर के अगेंस्ट डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में इस मैच में क्राउड काफी ज्यादा इन्वेस्ट था, पर पता नहीं बीच में ही क्या हो गया। लेकिन इस मैच में एक टाइम के लिए क्राउड टोटली डेड दिखाई दे रहा था। पर एक काफी बढ़िया मैच के अंदर जब हिकारू शिडा इस मैच में काफी ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, तब रेबल ने इस मैच में इंटरफेयर करने की कोशिश की। और गाइज रेबल इस मैच में हिकारू शिडा के ऊपर अटैक करने के लिए गई, लेकिन एक्सीडेंटली रेबल ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक कर दिया। जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली डॉक्टर ब्रिट बेकर ये मैच हार सकती है, पर किसी तरीके से डॉक्टर ब्रिट बेकर इस मैच में बनी रही। पर अपनी गलती सुधारने के लिए रेबल फिर एक बार इस मैच के अंदर इंटरफेयर करने के लिए आई, पर तब रेफरी ने रेबल को रोक लिया और रेफरी ने रेबल को यहाँ से जाने के लिए कह दिया। और जब रेफरी रेबल को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था, तभी ब्रिट बेकर ने रेबल के ऊपर AEW की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से अटैक करने का ट्राई किया। पर फाइनली किसी तरीके से डॉक्टर ब्रिट बेकर हिकारू शिडा के ऊपर AEW की विमेंस चैंपियनशिप के थ्रू एक कर्ब स्टॉम्प लगाने के लिए कामयाब हो गई। पर फिर भी हम हिकारू शिडा की तरफ से यहाँ पर किकआउट देखने को मिला है। और यहाँ पर किकआउट करने के बाद हिकारू शिडा ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर लगातार 2 बार अपना फिनिशर लगाया, पर फिर भी यहाँ पर ब्रिट बेकर ने किकआउट कर दिया। पर फाइनली जब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने हिकारू शिडा को अपने फिनिशर लॉकजॉ के अंदर फंसा लिया, तब हिकारू शिडा ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और यहाँ पर हिकारू शिडा ने टैप आउट कर दिया। और हमें मिल चुकी है नई AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, जो की है डॉक्टर ब्रिट बेकर। जो मैच तो एक काफी बढ़िया मैच रहा और इस मैच को देखते समय तो इस मैच के आखिर में काफी ज्यादा मजा आ गया। और जैसे कि इस मैच की शुरुआत में क्राउड इस मैच में टोटली इन्वेस्टेड था, वैसे ही इस मैच के आखिर में इस मैच में क्राउड टोटली इरप्ट हो चुका था। पर इसके बाद हमें डबल और नथिंग पेपर के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलन मिलकर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई को फेस करती हुई दिखाई दिए। और फिर एक बार ये मैच शुरू होने से पहले डार्बी एलन और स्टिंग ने इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक कर दिया। और यही इस अटैक के दौरान हमें स्कॉर्पियो स्काई की तरफ से स्टिंग के ऊपर रैंप पर एक सुपरप्लेक्स देखने को मिली है, जो देखा जाए तो स्टिंग के लिए काफी स्केरी चीज हो सकती थी, क्योंकि 2015 में रिटायर होने के बाद 6 साल बाद स्टिंग अपने 61 साल की उम्र में AEW कंपनी के अंदर कम्पीट कर रहे थे। पर यह सुपरप्लेक्स खाने के बाद भी स्टिंग काफी जल्दी खड़े हो गए और स्टिंग ने स्कॉर्पियो स्काई और इथन पेज के ऊपर एक काफी बढ़िया डाइव लगाई, जिससे तो स्टिंग ने दिखा दिया कि उनमें अब भी रेसलिंग बाकी है और स्टिंग अब भी रेसल कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइज हमें इस मैच के अंदर शुरुआत में इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई डोमिनेट करती हुई दिखाई दिए, जहां पर एक टाइम के लिए तो इथन पेज ने डार्बी एलन को उठाकर रिंग साइड के दूसरी तरफ क्राउड के अंदर ही फेंक दिया, जो देखा जाए तो इस मैच में देखने के लिए काफी डेंजरस मूव थी। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि डार्बी एलन यहाँ पर टोटली नॉकआउट हो चुके हैं और यहाँ पर स्टिंग डार्बी एलन को रिंग के अंदर लाने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे थे, पर डार्बी एलन किसी तरीके से रेफरी के 10 काउंट करने तक वापस रिंग के अंदर पहुंचे। पर फाइनली जब डार्बी एलन ने स्टिंग को इस मैच में टैग दिया, तब क्राउड यहाँ पर काफी ज्यादा चीयर कर रहा था। और यहाँ पर इस मैच में आने के बाद स्टिंग ने इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई इन दोनों के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और जब इथन पेज नीचे गिरे हुए थे, तभी डार्बी एलन ने स्टिंग से कहा कि डार्बी एलन को टैग दे दे, जिसके चलते स्टिंग ने तो डार्बी एलन को टैग दे दिया, लेकिन इसी का फायदा उठाकर इथन पेज ने स्टिंग के ऊपर ही अटैक कर दिया। और इथन पेज ने डार्बी एलन को टॉप रोप से उठाकर नीचे पड़े हुए स्टिंग के ऊपर काफी जोरदार तरीके से पटका, जो देखा जाए तो इस मैच का एक और बहुत ही बढ़िया स्पॉट था। पर इसी के साथ ही हमें इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए स्टिंग इथन पेज के ऊपर स्कॉर्पियन डेथ लॉक और स्कॉर्पियो स्काई डार्बी एलन के ऊपर अपना सबमिशन मूव लगाए हुए दिखाई दिए, जो स्पॉट भी इस मैच में देखने के लिए काफी बढ़िया स्पॉट था। लेकिन
लेकिन इतने सारे बढ़िया बढ़िया स्पॉट के बाद जब इस मैच के आखिर में स्कॉर्पियो स्काई स्टिंग के ऊपर अपना फिनिशर स्लिंगशॉट स्टनर लगाने के लिए गए, तब स्टिंग ने इसे रिवर्स कर दिया और स्टिंग ने स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन डेथ ड्रॉप लगाया, जिसके बाद स्कॉर्पियो स्काई को पिन कर स्टिंग ने ये मैच जीत लिया है। और गाइस, स्टिंग के मैच जीतने के बाद क्राउड यहाँ पर स्टिंग को इतना चीयर कर रहा था कि मैं आपको शब्दों के अंदर नहीं बता सकता, पर यहाँ पर स्टिंग को जीतता हुआ देखकर पूरा का पूरा क्राउड बहुत ज्यादा खुश था। पर इसके बाद आगे शो पर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप चैलेंजर्स ऑरेंज कैसिडी और पाक के अगेंस्ट डिफेंड कर रहे थे। और गाइज, अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज हमें ये मैच एक काफी बेहतरीन ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला है, जिस मैच में शुरुआत में तो केनी ओमेगा और पाक ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया और ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर किसी का भी फायदा उठाकर ये मैच जीतना चाहते थे। लेकिन गाइज, जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा वैसे वैसे हमें इस मैच में ऑरेंज कैसिडी, पाक और केनी ओमेगा इनके तरफ से बहुत ही बढ़िया बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और इस मैच में जब कभी ऑरेंज कैसिडी, केनी ओमेगा या फिर पाक के ऊपर कोई भी अटैक करते तो यहाँ पर सारे फैंस की तरफ से ऑरेंज कैसिडी को बहुत ही बढ़िया सपोर्ट मिल रहा था। पर जहाँ तक बात है इस मैच के आखिरी कुछ मोमेंट्स की, तो गाइस फाइनली जब इस मैच के आखिर में केनी ओमेगा पाक के ऊपर अपना फिनिशर वन विंग्ड एंजल लगाने के लिए गए, तो पाक ने उस फिनिशर को अपने सबमिशन ब्रूटलाइजर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसके बाद ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया और इसी के साथ केनी ओमेगा के ऊपर बीच ब्रेक लगाकर ऑरेंज कैसिडी केनी ओमेगा को पिन करने के लिए गए, लेकिन किसी तरीके से केनी ओमेगा ने किक आउट कर दिया। पर फिर भी जब फाइनली ऑरेंज कैसिडी, पाक और केनी ओमेगा इन दोनों के ऊपर ऑरेंज पंच लगाकर इन दोनों को पिन करने के लिए गए, तब डॉन कैलिस ने यहाँ पर आकर रेफरी को खींच लिया, जो देखकर ऑरेंज कैसिडी काफी ज्यादा गुस्सा थे और यहाँ पर हमें क्राउड की तरफ से भी फक यू डॉन के चैंट सुनने को मिले। पर इस सब के बाद फाइनली ऑरेंज कैसिडी जब पाक के ऊपर एक डाइविंग डीडीटी लगाने के लिए गए, तब पाक ने इसे रिवर्स कर अपने फिनिशर ब्रूटलाइजर के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो सबमिशन मूव तोड़ने के लिए केनी ओमेगा काफी ज्यादा ट्राई कर रहे थे, लेकिन पाक के सबमिशन मूव छोड़ ही नहीं रहे थे। इसीलिए गुस्सा होकर केनी ओमेगा ने फाइनली रेफरी के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिससे कि अगर ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर सबमिट भी कर देते हैं तो फिर भी केनी ओमेगा अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं हारेंगे, क्योंकि यहाँ पर इस मैच में रेफरी ही नहीं रहेंगे। जिसके बाद केनी ओमेगा ने अपने हर एक चैंपियनशिप को उठाकर उस चैंपियनशिप से पाक के ऊपर अटैक किया और जब फाइनली केनी ओमेगा अपनी AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप से पाक के ऊपर अटैक कर पीछे मुड़े, तब ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा के ऊपर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने केनी ओमेगा को पिन कर दिया। पर केनी ओमेगा ने इस पिन को रिवर्स कर एक क्रूसिफिक पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी को पिन कर केनी ओमेगा ये मैच जीत चुके हैं और स्टिल है हमारे AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा। पर ऑरेंज कैसिडी को भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि ऑरेंज कैसिडी ये मैच हार चुके हैं। पर गाइस, जिसके बाद हमें AEW के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट जानने को मिली कि AEW ने अपने नए शो AEW रैम्पेज के ऊपर एक एनालाइजर के तौर पर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मार्क हेनरी को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है, जो AEW की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट थी। और गाइज, इसके ऊपर हम आने वाली हमारे अपडेट्स की वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, तो अगर आप AEW के रेगुलर अपडेट्स नहीं मिस करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हर शाम को हमारे चैनल के ऊपर आकर AEW के सभी अपडेट्स जानना मत भूलना। लेकिन गाइज, इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था AEW के डबल और नथिंग पेपर के मेन इवेंट का, जहां पर द पिनेकल द इनर सर्कल को एक स्टेडियम स्टैम्पिड मैच के अंदर फेस कर रही थी। और मैं अगर फिर एक बार इस मैच को लेकर पूरी डिटेल में बात करने बैठूंगा तो गाइज ये वीडियो काफी लंबी होगी, इसीलिए गाइज मैं इस मैच के सिर्फ मेन पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन गाइज, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मैच को एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो गाइज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो के ऊपर 500 से ज्यादा लाइक होते हैं तो गाइज मैं आज ही हमारे चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो लाकर उस वीडियो के अंदर AEW के स्टेडियम स्टैम्पिड मैच को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। और हाँ, वन लास्ट टाइम मैंने हमारे चैनल के ऊपर एक पोल खड़ा कर दिया है, तो हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के अंदर जाकर उस पोल के ऊपर वोट कर ये बताना मत भूलना कि मैंने AEW के डबल और नथिंग पेपर के जो टॉप 5 मैचेस बताए हैं, उन टॉप 5 मैचेस में से कौन सा मैच आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखना चाहते हैं। पर जहाँ तक बात है स्टेडियम स्टैम्पिड मैच की, तो गाइज हमें स्टेडियम स्टैम्पिड मैच के अंदर द इनर सर्कल की एंट्रेंस ही काफी बढ़िया देखने को मिली कि जब MJF अपनी लिमोजिन लेकर स्टेडियम स्टैम्पिड मैच के लिए आए थे, तब इनर सर्कल ने टाइटनट्रॉन स्क्रीन के ऊपर से यहाँ पर अपना एंट्रेंस किया और इसके बाद जब इनर सर्कल MJF की तरफ भागी, तब MJF अपने लिमोजिन के अंदर भाग गए। पर दूसरी तरफ से द पिनेकल के सभी मेंबर्स FTR के ट्रक के अंदर आ गए और इसके बाद हमें ये मैच स्टार्ट होती हुई दिखाई दिया है, जिसके बाद हमें क्रिस जेरिको और MJF जैक्सनविल जैगवार्स के ऑफिस के अंदर जाकर फाइट करते हुए दिखाई दिए है और वहाँ पर जैक्सनविल जैगवार के कोचेस भी थे और यहाँ पर फाइट करते हुए MJF और द पिनेकल ने काफी सारी चीजों का इस्तेमाल किया है, जो तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला। लेकिन जहाँ तक बात है वार्डलो और जेक हेगर की, तो गाइज हमें वार्डलो और जेक हेगर इसी स्टेडियम के अंदर बैकस्टेज में फाइट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर वो किचन एरिया की तरफ फाइट कर रहे थे और यहाँ पर फाइट करते हुए वार्डलो ने एक टाइम पर जेक हेगर को एक दीवार के थ्रू ही ढकेल दिया था, जो देखने के लिए बहुत ही बढ़िया स्पॉट था।
पर इसके बाद जब वार्डलॉ और जेक हेगर एक फॉर्कलिफ्ट के ऊपर पहुंचे तो वहां पर से जेक हेगर ने वार्डलॉ के ऊपर एक काफी तगड़ा चोकस्लिम लगाया, जिससे कि वार्डलॉ इस मैच से बाहर हो गए। लेकिन दूसरी तरफ शॉन स्पियर्स और सैमी गवेरा स्टेडियम की बैकस्टेज इक्विपमेंट जहां पर रखे जाते हैं वहां पर एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, और यहाँ पर फाइट करते हुए शॉन स्पियर्स ने सैमी गवेरा के हाथ में एक हथकड़ी लगा दी थी और उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर शॉन स्पियर्स यहाँ से चले गए थे। पर तभी हमने यहाँ पर देखा था कि सैमी गवेरा को अपनी हथकड़ी तोड़ने के लिए एक चेन कटर मिल चुका था, पर वही दूसरी तरफ FTR क्लब के अंदर गाना बजाना करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। और तभी यहाँ पर सैंटाना और ओर्टिज आ गए और यहाँ पर फाइट करते हुए सैंटाना और ओर्टिज ने FTR के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है। और यही हमें सैंटाना और ओर्टिज के फॉर्मर मैनेजर यानी कि कोनिन का AEW के डबल और नथिंग पेपर के ऊपर एक अपीयरेंस देखने को मिला है। और इस सब के बाद क्रिस जेरिको और MJF फाइट करते करते AEW के डेलीज प्लेस एरिना के अंदर आ गए और वहां पर क्रिस जेरिको ने MJF को एक टेबल के थ्रू काफी जोरदार पावर बम लगाया। पर वही दूसरी तरफ सैमी गवेरा गोल्फ कार्ट के अंदर बैठकर शॉन स्पियर्स को भगाते हुए उन्हें यहाँ पर डेलीज प्लेस एरिना के अंदर ले आए, जिसके बाद हमें रिंग के अंदर शॉन स्पियर्स और सैमी गवेरा के बीच में बहुत ही बढ़िया रेसलिंग देखने को मिली है। और यहाँ पर भी शॉन स्पियर्स के फिनिशर के ऊपर किक आउट करने के बाद सैमी गवेरा ने शॉन स्पियर्स के ऊपर अपना फिनिशर 360 सेंटॉन लगाया और यहाँ पर शॉन स्पियर्स को पिन कर सैमी गवेरा इनर सर्कल के लिए ये मैच जीत चुके हैं। यानी कि अब भी AEW कंपनी के अंदर इनर सर्कल स्टिल रहने वाली है, जिसके साथ ही AEW का डबल और नथिंग पेपर खत्म हो गया। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस डबल और नथिंग पेपर के ऊपर क्या कहना है। और हाँ, कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर जाकर वोट कर ये भी बताना मत भूलना कि आप AEW के डबल और नथिंग पेपर के टॉप 5 मैचेस में से कौन सा मैच हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर देखना चाहते हैं। पर अगर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के ऊपर जाने ही वाले हैं तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप AEW के सभी रियल टाइम अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने के लिए हमारे चैनल के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको हमारे चैनल के ऊपर आने वाला सभी कंटेंट सबसे पहले जानने को मिलता है। और हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से भी पहले आप वहां पर AEW के सभी रियल टाइम अपडेट जान सकते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आप वहां पर AEW के फुल मैचेस भी चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज ये सब सर्विसेज एकदम फ्री में पाने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। और मैं आपको ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइज हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जो क्या है, क्यों है और कैसे है, ये सब बातें मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दी है। तो ये वीडियो चेकआउट कर हमारे चैनल की एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?